हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आपकी जो 2 बजे से क्लास चल रही थी उसको रीशेड्यूल किया था 5:30 बजे से, जो अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी 5:30 से 6:30 बजे। रीज़न था बच्चे, मैंने आपको बताया था कि दिन में मेरा ऑफिस होता है, वो 2-3 दिन की मैं छुट्टी पर था, इस वजह से उसी क्लास को मैंने कंटिन्यू किया। आपकी उसी क्लास को कंटिन्यू किया। अब जो आपकी रेगुलर क्लास है ये अब 5:30 से और 6:30 रहेगी, और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है ये टाइम आपका 5:30 से 6:30 ही रहने वाला है। ओके, तो चलिए, क्या हाल चाल है भाई सभी के? परसेंटेज चैप्टर बढ़िया चल रहा है ना? वर्कशीट वगैरह जो आपको प्रॉपर मिल रही हैं उन्हें साथ के साथ सॉल्व करते जाओ। अगर आप वर्कशीट और क्लास जो मैं आपको कराता हूं सवाल, उसका रिवीजन, ऐसा नहीं है कि आपने मान लो क्लास को एक बार लिया या क्लास को लाइव किया और बात खत्म हो गई, नहीं। क्लास के सवालों का भी रिवीजन, और जो वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको दिन के दिन ही कर लिया करो, अगर मैथ्स आपको कंप्लीट करना है तो। नहीं तो लास्ट समय तक भी आपको ये रहेगा कि यार सर कुछ ऐसा करा दें कि मैथ्स हो जाए, सर मैराथन करा दें, सर चैप्टर वाइज ये ले आए वो ले आए। ये लास्ट में फिर वही बच्चा परेशान होता है जो एक बार ढंग से नहीं पढ़ता है। आप एक बार ढंग से पढ़ो, आपको कोई मैराथन वैराथन की जरूरत नहीं है भाई। आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिया और आप आउट ऑफ आउट स्कोर करोगे, है ना? उसके लिए लेकिन आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा क्लास में, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक स्टूडेंट के लिए, अपनी क्लास की कंटिन्यूटी बनाकर रखना। वो शुरू में जो उसमें होता है कि यार मैं 2-3 क्लास 10 क्लास तक भाई कर रहा हूँ, लास्ट तक जुड़ा रहूंगा। 10 के बाद पता चला उसका 1-2 दिन कुछ डिस्टरबेंस हुआ, और फिर वो 2 दिन का डिस्टरबेंस पता नहीं चला कब आपकी पूरी क्लास छूट गई, और आपका ऐप खुले खुले भी 15 दिन हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है ना। ये पैसा जो आपने खर्च करके कोर्स लिया है बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। जब आप कमाओगे ना आपको पता चलेगा। ओके, जब आपको पता चलेगा ना कि 43 डिग्री का टेम्परेचर जून जैसी गर्मी में, और आप रेल में बैठे हो, इंजन में वो भी, तो वो एक मतलब अलग ही लेवल का गर्मी होती है उसमें, इंजन में। तो वो पैसा कमाना, और फिर उस टाइम पर आपके बच्चे अगर ऐसे ही पैसे को खर्च कर दें तो पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या होती है ना। तो अभी समझो और इस चीज पर अपना पूरी जान लगा दो कि जो पैसा हमने दिया है और जो अपना अपना टाइम हम लोग दे रहे हैं, जो हमारे घर वालों की हमसे उम्मीद है, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। ओके, तो परसेंटेज की बच्चे आज 6 क्लास थी, टोटल 9 क्लास का टारगेट हम लोगों ने किया था। छठी क्लास है यार, इसके बाद 2 से 3 क्लास में और कराऊंगा, और चैप्टर का हर टाइप और हर लेवल मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है? जितना मैं आपको कराता जाऊं उसे प्रॉपर रिवीजन करते जाओ, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप कोई बुक रेफरेंस में ले सकते हो, प्रीवियस ईयर रेलवे की, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि जो हम क्लास में कर रहे हैं वो हम बुक से भी कर पा रहे हैं। बस इतना आसान है। हालांकि आप ये प्रायोरिटी पर रखो। चलिए टाइप 9 की तरफ चलते हैं भाई। और टाइप 9 में अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 47 से। क्वेश्चन नंबर 47 से बच्चे स्टार्ट करते हैं। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं इसकी। होता क्या है भाई, आपको चलो जब बात अभी सैलरी की हो ही रही थी, कमाई के कैसे पैसा कमाया जाता है, जब बात उसकी हो ही रही थी, वर्कशीट बच्चे मिलती है आपको जब आप क्लास को ओपन करोगे ना एप्लीकेशन में जाकर, अभी तो नहीं। जैसे क्लास अपलोड होगी, जैसे आप कल वाली क्लास को आप ओपन करोगे तो यहाँ तो आपको क्लास को व्यू करने का ऑप्शन होता है, उसकी साइड में एक पीडीएफ का ऑप्शन होता है, ठीक है? उसकी साइड में पीडीएफ का, और पीडीएफ को जैसे ही ओपन करोगे तो ऊपर तो मिलेंगे आपको क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। उस चीज को ऐसे उंगली से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको वर्कशीट मिलेगी, ठीक है? वर्कशीट क्वेश्चंस उसमें होते हैं, 8 से 10 से 12 क्वेश्चन मैं डेली डालता हूं, जो क्लास हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड। ओके, वहां वर्क, अभी तुम्हें यही नहीं पता वर्कशीट कहाँ मिलेगी? क्या बात है, इसका मतलब तुमने अभी तक वर्कशीट को किया ही नहीं है। वेरी गुड, मजा आ गया सुन के। देखो, जब बात हो रही है भाई कमाई की और सैलरी की, आप मुझे बताओ, आपने कुछ कमाया और उस कमाई में से आपने कुछ खर्च कर दिया। होता है, नॉर्मली लोग कमाते हैं खर्च करने के लिए ही तो कमाते हैं, कोई खर्च नहीं करेगा तो फिर कमाएगा क्यों?
तो आपने कुछ खर्च कर दिया और कुछ बचा लिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप महीने में कितना कमाते हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे कि यार मैंने इतना खर्चा किया और इतना बचा लिया, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना कमाया। यानी कि एक सिंपल सा आप कह सकते हो स्टेटमेंट बनता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। क्या बनता है? आय बराबर, यानी कि खर्चा और बचत को अगर मैं जोड़ता हूं तो आय मिलता है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो बच्चे, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना आपने खर्चा किया, प्लस सेविंग। प्लस सेविंग, यानी कि आई बराबर ई प्लस एस। इनकम अगर आपने निकालना है तो आपने खर्चे और सेविंग को जोड़ना पड़ेगा। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे खर्चा चाहिए, अगर मुझे खर्चा चाहिए कि मैंने एक महीने में कितना खर्चा किया, तो भैया मैं क्या करूंगा, मैं आय में से कितना मैंने कमाया और उसमें से मैं बचत माइनस कर दूंगा। भाई कितना मैंने कमाया उसमें से मैं वो माइनस कर दूंगा कितना मैंने बचाया, तो जो आएगा वो आएगा कितना मैंने खर्च किया। कितना मैंने खर्च किया मुझे वो मिल जाएगा। यस, यही करना है। अगर मुझे पता करना है कितनी मैंने बचत की, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि कितनी मेरी आय है, कितना मैं महीने का कमा रहा हूं, उसमें से कितना मैं खर्च कर रहा हूं वो हटा दूंगा। कितना मैं कमा रहा हूं उसमें से कितना मैं खर्च कर रहा हूं, वो खर्चा मैंने हटा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बचत मिल जाएगी। तो ऐसी चीजें हम केवल इसी स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। ओके, चलिए सवाल पर चलते हैं भाई। जैसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने, देखेंगे और मैं आपको कराऊंगा, जस्ट आपने फोकस करना है जो चीज मैं आपको कराऊं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जिस तरीके से मैं आपको कराऊं आपने बिल्कुल ऑब्जर्व करना है चीजों को, बड़े गौर से पेन साइड में रख देना और ऑब्जर्व करना किस तरीके से सर सवाल को पढ़ रहे हैं और किस तरीके से उसे बोर्ड पर लिख रहे हैं और किस तरीके से समझा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में अपना एफर्ट लगाना, 4-5 क्वेश्चन है इस टाइप के, अगले में आप अपना एफर्ट लगाओगे। देखो सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सवाल को पढ़ना। कैसे? एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में भी 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब पहली लाइन से भी पहले आपको देखना है कि यार ये सवाल तो आय खर्च और बचत का है। भाई किसका है? आय खर्च और बचत का। तो जब भी आय खर्च बचत का हो तो तीनों चीज लिख लिया करो। यहां पर आय, एक तरफ इनकम, एक तरफ एक्सपेंडिचर खर्चा और एक तरफ सेविंग यानी के बचत। एक तरफ आय, एक तरफ खर्चा और एक तरफ बचत। ये तीन चीज लिख लिया करो जब भी ऐसा सवाल आए जहां पर आय खर्च और बचत की बात करे। अब सवाल पढ़ो, पहली लाइन पढ़ना है, बाकी बाद की लाइन हमने पढ़ ली, पहली लाइन पे फोकस करो। उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। जितना भी उसने कमाया ना, उसका 65% उसने खर्च कर दिया। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि उसने 100 रुपए कमाए होंगे, अगर उसने, मैं मानकर चलता हूं कि उसने 100 रुपए कमाए होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा 65% खर्च कर दिया। अगर 100 रुपए कमाए तो खर्च कितना कर दिया? 65। भाई 100 का 65% कितना होता है? 65। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर 100 रुपए कमाए और 65 खर्च कर दिए तो बचाए कितने होंगे? आप खुद सोचो, मैंने आपको 100 रुपया दिया और आप मार्केट जाकर 65 रुपए के आप मोमोज खा गए, तो बचे कितने आपके पास? आप कहोगे सर 100 रुपए दिए थे, 65 के मोमोज खा गए, सर 100 में से 65 घटा दो, 35 रुपए बचे, है ना भाई? वही तो है कि 100 रुपए कमाए, 65 रुपया खर्च कर दिया, तो 100 में से 65 गया, कितना? 35 रुपया बचत की होगी। कितना मेरे भाई? 35 रुपया बचत की होगी। ये आपने करना है। अब देखो इनका आप रेशियो भी ले सकते हो, 100, 65 और 35 का, और आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, है ना? ये लेना बहुत जरूरी है बच्चे, है ना? इस तरीके से करना। देखो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 13 बार और 5 से कटेगा 20 बार। तो ये रेशियो आ गया 20, 13 और 7।
क्या आ गया? 20, 13, 7। आगे चलो, उसने कहा कि आय में 20% की वृद्धि करो। देखो, उसने जो आय थी 20 रुपया, अब रेशियो करके मैं 100, 65, 35 का रेशियो काटकर 20, 13, 7 का बना दिया मैंने। अब कह रहा है जो उसने कमाया ना, उसमें 20% की वृद्धि करो। क्या करना है? 20% की वृद्धि। और खर्चे में भी 10% की वृद्धि करो। जो वो पहले खर्च कर रहा था उसमें भी 10% की वृद्धि करो। तो बताओ ऐसा करने पर बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब क्या करना है बच्चे? हमें डेसिमल और फ्रैक्शन जैसी चीजों से बचना है। तो क्या करना है? जैसे यहां 20, यहां 13, यहां 7 है, तो भैया यहां आप 2 2 0, 1 2 2 0 या 1 1 0 तीनों में जोड़ दो। जैसे 1 0 यहां लगा दी, 1 0 यहां, तो 1 0 यहां लगानी पड़ेगी। मैं सवाल को फिर से समझाता हूं, देखना। सवाल को फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। सवाल ने कहा एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% खर्च किया। मैंने कहा कि अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 65 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 100 में से 65 घटाओ, 35 बचाता होगा। मैंने रेशियो ले लिया, 5 से काट दिया, 7, 13 और 20 बार। अब फिर सवाल में मुझसे कहा गया था कि आय में 20% की वृद्धि करो, खर्चे में 10% की वृद्धि करो। तो मुझे आय को 20% बढ़ाना है, खर्चे को 10%। तो उसके लिए मैंने 1 1 0 3 रेशियो में लगा दिया। क्यों लगाया सर? ताकि जब मैं आय का 20% निकालूं और खर्चे का 10% निकालूं तो कोई डेसिमल की संख्या, दशमलव की संख्या ना आए। तो भैया उसने कहा आय को 20%। बच्चे 20% का फ्रैक्शन देखो, याद रखना। ऐसा कौन बच्चा है, थम्स अप करके बताओ, जिन लोगों ने टेबल पर वो परसेंटेज वाला चार्ट लगा दिया है। जिन लोगों ने टेबल पर परसेंटेज परसेंटेज वाला चार्ट लगा दिया, कितने ऐसे बच्चे हैं? मुझे थम्स अप करके बताओ। जो मैंने फर्स्ट क्लास में परसेंटेज लिखवाया था, सभी लोग बताएंगे। ओके, चलिए भाई, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। अब सवाल ने कहा कि आय में 20% की वृद्धि करो। बच्चे आय है उसकी 200, और अगर मैं 20% निकालूंगा तो 200 का 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ये समझ, आज छठी क्लास है तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को परसेंटेज के फ्रैक्शन याद हो चुके हैं। सवाल ने कहा कि आय में 20% की वृद्धि करो, तो भैया मैं पहले 20% निकालूंगा, और 20% का फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/5। तो कितना आएगा? 1/5, 5 चौके 20, 40। तो इनकम, आय कितनी हो जाएगी? 200 में 40 जोड़ोगे 240। आय कितनी हो गई बच्चे? आय हो गई 240। सवाल ने कहा कि उसके खर्चे में 10% की वृद्धि करो, तो इसका 10% निकालना। 10% का फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/10। तो 0 से 0 गया, 13 एकम 13। तो खर्चा कितना हुआ भैया? 130 और 13, 143। अब उसकी जो नई कमाई है, नई इनकम 240 है। नई इनकम कितनी है? 240। और उसकी नया खर्चा 143 है। तो नई बचत कितनी होगी भैया? इसमें से ये माइनस कर दो। 10 में से 3 गया 7, 3 में से यानी कि 13 में से 4 गए 9। भैया अब 97, मैंने क्या किया? 240 में से 143 घटा दिया। अब 97, अब 97 क्या है? 97 उसकी नई बचत है। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई, यही आपसे कहा। तो 70 से 97 कितने का इंक्रीमेंट है बच्चा? 27 का। भाई 97 में 70 घटाओ, और 27 बटा कितने पर? 70 पर। 27/70 गुणा 100। 0 से 0 गया, 27 धाम 270/7। तो कितना आएगा? 7 या 21, 6, 7 या 8 56, 4, 7 पंजे 35। तो 38.5% आपका जो आंसर है लगभग इतना है। लगभग
इतना है। ठीक है बच्चे, आपने यही चीज देखना है कि जब भी आय, खर्च और बचत का क्वेश्चन आएगा तो मुझे वो तीनों चीज लिखनी है, आय, खर्चा और बचत। और फिर देखना है, सवाल ने कहा आय में 65% खर्चा किया, तो आय को 100 माना, खर्चा 65 हो गया, 35 बचत हुई होगी। मैंने रेशियो ले लिया। आपको हालांकि चाहे तो जरूरत भी नहीं है, आप 100, 65 और 35 भी मानकर चल सकते हो। उसमें 20 और 10% उसी का ही निकाल लो, 100, 65, 35 का ही, जो भी कहे। ये तो मैंने जस्ट थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि कहीं कहीं ये परसेंटेज 20 और 10 नहीं होते, 5%, 4% होते हैं, तो वहां उस चीज के लिए हम पहले रेशियो बनाकर दो दो जीरो या एक एक जीरो लगाते हैं। अब ये तो 20% और 10% निकलवा रहा है, वो तो 100, 65 के भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो फिर भी हमने किया, तो 200, 130, 70 हो गया। आय में 20% की वृद्धि करी, इसका 20% निकाला। खर्चे में 10% की वृद्धि करी, 10% निकालकर जोड़ा। नई बचत आ गई 97, 27 का इंक्रीमेंट 70 पर गुणा 100, 38.5। अगले सवाल पर चलते हैं, और इस सवाल को बच्चे आप मुझे खुद बताना क्या होगा। बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इस सवाल का उत्तर, बताइए, बताओ जल्दी से इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, बताएंगे। राधा अपनी आय का 25% बचाती है और उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो, आय में 29% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। लगाओ दिमाग। 4-5 सवाल है, ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन हमें पता चला ये तो आय, खर्च और बचत वाला सवाल है, तो बच्चे एक तरफ मैं आय लिखूंगा, एक तरफ मैं खर्चा लिखूंगा, और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, बचत लिखूंगा, सेविंग लिखूंगा। ठीक है भाई। अब सवाल ने बोला कि अपनी आय का 25% उसने बचाया, खर्चा नहीं किया, बचाया। अब सवाल ने कहा 25% अगर बचाया ना, तो मैं अगर मानकर चलता हूं कि उसने 100 रुपए कमाया होगा, भाई 100 रुपए उसने कमाया होगा, तो 25% बचाती है, यानी कि 100 रुपए कमाया तो बचत कितनी है, 25 रुपया। अब बच्चे आप मुझे खुद बताओ, देखो आप मुझे खुद बताओ, अगर 100 रुपए मैंने आपको दिए और आपने 25 रुपए के मोमोज खा लिए, पर मोमोज के इतने शौकीन भी नहीं है जो हर बार मोमोज खिलवा रहे हो। मान लो कि 100 रुपए खरीदे और 25 रुपए का आपने रजनीगंधा खा लिया, अब ठीक है, तो आपने खर्चा, सॉरी 25 रुपए बचा लिए, तो रजनीगंधा कितने का खाया आपने। 100 रुपए मैंने आपको दिए और आप 25 रुपए बचाकर वापस ले आए, तो आपने रजनीगंधा कितने रुपए का खाया। अब ठीक है, तो आप कहोगे सर 100 रुपए दिए, 25 रुपए बचा लिए, तो 100 में से 25 गया, 75 रुपए का सर रजनीगंधा आ गया। मुझे पता नहीं कितने का आता होगा, लेकिन 75 रुपए का आप ले आए। अब जिसने भी कमेंट में रेट बता दिया रजनीगंधा का, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब वो तगड़े शौकीन है। हेलो, ओके। तो 100 रुपए कमाए, 25 बचा लिए, तो 75 रुपए का रजनीगंधा खा लिया भैया। अब सवाल ने कहा कि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होगी। देखो पिछले सवाल में मैंने आपको कहा कि इनका रेशियो ले लो और फिर जीरो जीरो लगा लो। अब इस सवाल में हम बिना रेशियो लिए करते हैं, बिना रेशियो लिए करते हैं इस सवाल को, ऐसे रहने देते हैं कि 100 रुपए कमाए, 25 बचा लिए, 75 खर्चा किया होगा। अब ऐसे ही करते हैं। सवाल ने कहा कि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हुई। बच्चे खर्चा क्या है, 75, और अगर 20% की वृद्धि है तो 20% का फ्रैक्शन भिन्न कितना है, 1/5, और 75 का 1/5 कितना होता है, 5 से काटेंगे 15 बार। तो भाई खर्चा कितना है नया, 75 और 15 जोड़ेंगे तो नया खर्चा आ गया 90। 75 और 15 जोड़ेंगे तो नया खर्चा कितना आ गया, नया खर्चा आ गया 90। आगे उसने कहा कि उसकी आय में 29% की वृद्धि हुई, उसकी आय में 29% की वृद्धि हुई। बच्चे इस 100 का 29% तो 29 ही होता है भैया, 29/100 गुणा 100, तो 100 से 100 गया, प्लस का 29, तो नई इनकम कितनी हो गई, 129। अब आप मुझे बताओ भैया, 29 रुपए, 129 रुपए नई कमाई है, 90 रुपए खर्चा है, तो बचत कितनी होगी, आप घटाओ 129 में से 90, आप कहेंगे सर 39 रुपए उसकी नई बचत होगी।
₹39 घटा दिया मैंने 129 में से 90। अब ₹25 पहले बचत थी, 39 अब है, तो बचत कितनी बढ़ी है? 9 और 5 14। भैया ₹14 बचत बढ़ी है, किस पर? पुरानी बचत कितनी है? 25 पर, और गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 14 चौके 56%। उसकी जो नई बचत है वो कितनी है? वो 56% है। वेरी गुड, ऐसे ही आपने करना है। अगला सवाल भी ऐसे ही ट्राई करना और मुझे बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे भाई, सभी लोग, है ना? बताओ। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके खर्चे में X% की वृद्धि हो, बचत में 60% की वृद्धि हो, आय में 26% की वृद्धि हो, तो X का मान बताओ। भाई अगेन ये आय, खर्च और बचत वाला क्वेश्चन है, हमें वो तीनों चीज लिखनी है। यहां पर आय लिखो, एक तरफ खर्चा लिखो, और तीसरी जगह क्या लिखेंगे? बचत लिखेंगे। अब बच्चे सवाल ने बोला कि लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है। जो भी उसने कमाया ना, उसका 85% खर्च कर दिया। अगर मैं मानकर चलूं कि उसने ₹100 कमाया, तो खर्चा कितना कर दिया? ₹85 खर्चा कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ₹100 घर से लेकर जाते हो और ₹85 कहीं खर्च कर देते हो, तो आपने बचाया कितना होगा? भाई 100 में से 85 आप माइनस कर दो और कितना आएगा? ₹15 आपने बचाए होंगे। तो आपका रेशियो बन गया 100 85 15 का। ऐसे रहने दो, बिना रेशियो लिए करते हैं। आप इसको रेशियो भी लेकर फिर दो दो जीरो जोड़ो, तो वो चीजें फिर थोड़ी सी 2 स्टेप ज्यादा हो जाती है। आपको लगेगा "ओह, इतना बड़ा सवाल", लेकिन ये है नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब उसने कहा कि भैया उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई। बच्चे 60% का फ्रैक्शन आपके जो टेबल के सामने लगा हुआ है उसमें देखो। 60% किसके बराबर? जल्दी देखो, मेरी तरफ मत देखो, सामने देखो जो पर्चा चिपक रहा है। तो आप कहेंगे सर 60% का जो फ्रैक्शन है ना, वो 3/5 है, होगा, यही है ना? तो भैया उसने कहा बचत में 60% की वृद्धि, तो इसका 60% यानी कि 3/5 निकालना। तो आप कहेंगे 5 तिया 15 और 3 तिया 9। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी? 9 की। तो नई बचत कितनी होगी? 15 और 9 24। कितनी होगी? 24। ये नई बचत है। सवाल ने आगे कहा कि भैया आय में 26% की वृद्धि। अगर यहां मैं 26% की वृद्धि करूंगा तो सीधा सीधा 26 जोड़ना है। भाई 100 तो एक ऐसी संख्या है, मैंने आपको बता चुका हूं, कितने भी परसेंट की वृद्धि कहे वो उतना ही होता है। अगर 100 में 26% की वृद्धि कहेगा तो 100 का 26% 26 ही होता है। तो भाई नई इनकम कितनी हो जाएगी? 100 और 26 126। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप 126 रुपए कमाते हो और 24 रुपए बचा लेते हो, तो खर्चा कितना किया होगा? 126 में से 24 घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और ये 1 यहां पर ऐसे ही आ जाएगा। तो कितना खर्च किया? 102 रुपए। पहले कितना खर्च कर रहे थे? 85। अब कितना खर्च कर रहे हो? 102। तो खर्चा कितना बढ़ गया? 102 में से 85 घटाओगे, सर 17 रुपए खर्चा बच गया। तो परसेंट वृद्धि निकालनी है खर्चे में, तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 17 बटा कितने पर? ओरिजिनल तो 85 है, और गुणा 100। तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85, और 5 से कटेगा 20 बार, और 20 एकम 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत अच्छे से आपने इसे कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का ये रहा, और जल्दी से अंत भला तो सब भला करिए।
अंत भला तो सब भला, इस टाइप को कंप्लीट करके फिर हम अपने अगले टाइप की तरफ आते हैं। बताइए, जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका आंसर। करिए, कॉपी पेन लेकर लगे रहो भाई, है ना, तभी बात बनेगी। एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% और खर्चे में 25% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी या फिर कमी होती? या तो बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, एक ही काम होगा। तो हमें पता चला यार, ये सवाल तो आय, खर्च और बचत की बात हो रही है, तो तीनों चीज हम लिख लेते हैं। एक तरफ आय लिख लिया, एक तरफ खर्चा लिख लिया, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और एक तरफ बचत। बचत क्या होता है बच्चे? सेविंग, है ना, बचत क्या होता है? सेविंग। सवाल ने कहा एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, यानी कि अगर उसकी इनकम 100 रुपए है, अगर उसने 100 रुपए कमाए तो उसने 80 रुपए एक्सपेंडिचर कर दिया, 80 रुपया खर्चा कर दिया। तो 100 में से अगर 80 खर्चा किया है तो 20 रुपए बचाए होंगे। इन्हीं का ही रेशियो ले लो, आगे रेशियो लेकर दो दो जीरो मत लगाओ, ऐसी रहने दो। अब सवाल ने कहा कि अगर उसकी आय में 18% की वृद्धि हो, अगर आय में, अगर इनकम में 18%, देखो आय तो 100 रुपए है, अगर मैं यहां 18% बढ़ाता हूं तो 100 का 18% कितना? कितना बोलो? 18, है ना। तो नई आय कितनी हो जाएगी? 118। सवाल ने कहा कि उसके खर्चे में 25% की वृद्धि, उसका जो खर्चा है वो पहले से 25% बढ़ गया। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे भाई? आप टेबल में देखो, 1/4 होता है। तो इसका 1/4 निकालना 80 का, आप कहेंगे सर 1/4 होता है 20। तो नया खर्चा कितना हो गया? 80 और 20, 100 रुपया। अब देखो, 118 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे? 18 रुपया। अब आप देखो बच्चे, सामने देखो, पहले तो वो 20 रुपए बचा रहा था, अब 18 रुपए बचाएगा। तो बचत में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी? बचत इंक्रीज होगी या डिक्रीज? भाई पहले 20 रुपए बचा रहा था, अब 18 ही बचाएगा। तो आप कहेंगे सर बचत तो घटी है, बचत तो कम हुई है। कितनी कम हुई है भाई? 2 की कमी आई है बचत में। और अगर मुझे प्रतिशत कमी निकालनी है तो भैया 2 की कमी, और कितने पर? 20 पर, 20 पर और इंटू 100। तो 2 से जाएगा 2 धाम 20, जीरो से जीरो गया। आप कहेंगे सर 10% की कमी। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 10% की कमी आएगी, बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि वो 20 से 18 हुआ है। और अगर 20 से 18 हुआ है तो कमी हुई है 2 की। परसेंट में कितने की? 2 बटा, और ओरिजिनल 20 रुपया था, और इंटू 100 यानी कि 10% की कमी। ये पूरा टाइप कंप्लीट है। चलते हैं भाई अपने अगले टाइप की तरफ। और अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 10। 9 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, और अब मैं आपको लेकर आया हूं 10वें टाइप की तरफ। वेन आरेख का नाम सुने हो? वेन डायग्राम का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने होंगे, है ना। वेन आरेख, वेन आरेख, थोड़ा सा रीजनिंग का ये पार्ट है, मैं आपको यहां डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, फिर ये क्यों रिलेट है हमारे इस टाइप से उसे भी थोड़ा सा देखते हैं। वेन आरेख क्या होता है भैया? एक गोला होता है ये, एक गोला होता है ये, और दूसरा गोला इसको थोड़ा सा ऐसे कट करके जाता है। अरे सर ये तो देखे हैं, सर ये तो देखे हैं, है ना। ये एक गोला और दूसरा इसको कट करके जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो मैं ये कहूं कि ये गोला जो ए है ना,
ये गोला जो ये गोला है ये ए का हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है, और जो ये दूसरा वाला गोला है ये बी का हिस्सा है, और जो ये बीच का कॉमन पार्ट है ना, जो बीच का कॉमन पार्ट है ये दोनों का हिस्सा है मिलाकर। भाई ए भी अपना हक जमाएगा और बी भी अपना हक इसके ऊपर जमाएगा, ए भी अपना हक इसके ऊपर जमाएगा और बी भी अपना हक इसके ऊपर जमाएगा। तो ये जो दोनों का कॉमन पार्ट, शेयर्ड पार्ट जो होता है, वही एक बीच वाला पोर्शन होता है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूं ए का हिस्सा कितना है, सुनना मेरी बात, देखो यहीं से चीजें सुनना। अगर मैं आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, सोचो ही मत कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रैक्टिकल सोचो। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का हिस्सा, मैंने बोला ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा ये पूरा गोला है, पूरा गोला ए का हिस्सा। अगर मैं कहूं बी का हिस्सा, तो ये पूरा गोला बी का हिस्सा है, पूरा गोला। और अगर मैं कहूं केवल ए का हिस्सा, भाई अगर मैं आपसे कहूं कि केवल ए का हिस्सा क्या होगा। भाई आप देखो, इंडिया और पाकिस्तान है, पाकिस्तान वालों ने कब्जाया हुआ है हमारे पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वो हमारा हिस्सा। हम देखो, हम तो जेन्युइन कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है और एक दिन ले भी लेंगे इसको, एक दिन आएगा ले भी लेंगे। पाकिस्तान वाले कहते हैं ये हमारा हिस्सा है ना। भाई मान लो ये इंडिया वाला पार्ट है, ये पीओके वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा डॉग की शेप का ये पाकिस्तान वाला पार्ट है। अगर मैं कहूं कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान वाले कहते हैं ये हमारा है तो हमारा। अगर मैं कहूं केवल इंडिया वाला पार्ट, केवल पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान का कौन सा पार्ट है, तो उस टाइम पर हम ये वाला हिस्सा नहीं गिनेंगे पाकिस्तान की साइड, हम केवल यही वाला हिस्सा गिनेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो अगर मैं कहूं कि केवल ए का हिस्सा, केवल ए का हिस्सा कौन सा है, तो आप ये फिर पूरे गोले की बात नहीं करोगे, आप केवल इतने हिस्से की बात करोगे, केवल इतने हिस्से की। ये वाला जो हिस्सा होगा ये केवल ए का होगा, केवल ए का। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे ही कि केवल बी का हिस्सा कौन सा है, केवल बी का हिस्सा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो गोला बी का था, लेकिन आपने जैसे ही कहा ना केवल बी का, तो भैया ये वाला हिस्सा केवल बी का होगा। ये वाला हिस्सा किसका होगा बच्चे, ये वाला हिस्सा होगा केवल बी का। बस यही चीज है समझने वाली, और बाकी कुछ भी नहीं है। जो व्हाइट कलर का है ये केवल ए का पार्ट है, जो ये ऑरेंज कलर का है ये केवल बी का पार्ट है, और जो ग्रीन कलर का है ये दोनों का शेयर्ड है, यानी कि दोनों मिल बांटकर इसमें अपना हिस्सा बोलते हैं। चलो अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। बच्चे सवाल है कुछ इस टाइप के, बहुत आसान होते हैं, ये दिखने में बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक बार सवाल को पढ़ेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में सवाल को पढ़ेंगे, और फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या सवाल का सॉल्यूशन हो सकता है। भाई सवाल ने कहा एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार अकॉर्डिंगली यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। अब यहां दो चीज की बात की गई है, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण। भाई अनुत्तीर्ण के बारे में तो बताया गया और पूछा गया है कि दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं, फेल और पास की बात की गई है। तो अब हमारे सामने चैलेंज आता है कि हम जो वेन डायग्राम बनाए वो किसका बनाए। ये आता है ना क्वेश्चन दिमाग में कि सर वेन आरेख आपने सिखा तो दिया, लेकिन सवाल में कैसे अप्लाई करें। वेन आरेख बनाना है, हमें दो गोले बनाने हैं, दोनों को आपस में कट करना है, वो किसके बनाएंगे। तो हमारे पास सवाल आता है कि यहां पर फेल और पास की बात हो रही है, तो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण की बात हो रही है, तो वेन आरेख किसका बनाए। इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा है कि आपने सवाल पढ़ना है और ये देखना है कि दोनों विषय में, बच्चे सवाल ने बोला है दोनों विषय में, दोनों विषय का जो भी दिया होगा ना, दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण।
जो भी वो दोनों विषय में कहेगा उसी का ही वेन आरेख बनाना है। एक बार तो सिंपल आपने सवाल पढ़ना है, फिर वेन आरेख बनाते टाइम आपने चेक करना है कि दोनों विषय में उसने किसका परसेंट दिया है, पास का या फेल का। अगर फेल का परसेंट दिया है तो वेन आरेख फेल का बनेगा, अगर दोनों विषय में पास लिखा होता तो वेन आरेख पास का बनता। ये सिंपल से सवाल का जवाब आपको मिल गया। तो यहां पर आपको दो गोले बनाने हैं, एक गोला और दो गोला। भैया हम आरेख बना रहे हैं किसका, दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण दिया है तो हम वेन आरेख बनाएंगे फेल का। किसका बनाएंगे बच्चे, फेल का। यानी कि हम देखेंगे कि परीक्षा में अंग्रेजी एक गोला इंग्लिश का हो गया और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, गणित यानी कि मैथ्स का हो गया। अब हमें केवल और केवल चाहिए कि अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं और गणित में कितने फेल हुए हैं, हमें ये चाहिए। क्योंकि मैंने देखा दोनों सब्जेक्ट में फेल का परसेंट दिया है, तो जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा उसी का ही वेन आरेख बनाएंगे, बाकी हमें सोचना ही नहीं है। दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया है तो ये फेल का वेन आरेख बनेगा। ये गोला अंग्रेजी का, ये गोला गणित का। हमें चाहिए अंग्रेजी में कितने फेल हुए और गणित में कितने फेल हुए। भैया हमें फेल पास से मतलब नहीं है। तो हमें सवाल में फिर से पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यहां तो हमारी किस्मत अच्छी है, उसने सीधा सीधा 52% अंग्रेजी में फेल बोल दिया है ना। तो ये पूरा गोला कितना हो जाएगा, ये पूरा गोला 52% का। गणित की बात करें तो उसने कहा 42% गणित में फेल हुए हैं, यानी कि गणित का भी उसने फेल परसेंट दे दिया। ये मत कहना सर कहां लिखा हुआ है, गणित में का मतलब वही है कि फेल की ही बात कर रहा है वो। तो 42% ये पूरा गोला गणित का हो गया। हमारी किस्मत अच्छी है, उसने फेल का ही परसेंट हमें दिया है। और दोनों सब्जेक्ट में क्या बोला है, 17% फेल। तो जो दोनों सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो ये आ जाएगा बीच में, 17% ये बीच में आ जाएगा। अब वही चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, केवल 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 अंग्रेजी में। बच्चे केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी वाला पार्ट ये होगा ना, थोड़ी देर पहले आपको समझा के आया हूं मैं आपसे कहूं केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी ई, तो केवल अंग्रेजी क्या होगा, पूरा गोला 52 का है, उसमें से ये कॉमन वाला पार्ट हटा दो तो कितना आएगा, 12 में से 7 गए 5, 35%। अगर मैं आपसे कहूं केवल 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 गणित, ये वाला पार्ट, केवल गणित, ओनली मैथ्स, केवल गणित, तो आप कहेंगे सर पूरा गोला 42 का है, उसमें से ये 17 माइनस कर दो, तो 12 में से 7 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 25। केवल गणित ये हो गया। और अगर मैं कहूं कुल फेल कितना है, कुल फेल परसेंट, कुल फेल परसेंट, तो आप सभी को जोड़ दो, 35, 17 और 25 सभी को जोड़ दो, तो 35, ये 25 और जो दोनों का है 17, तो कितना आएगा भाई, 5 5 10 7 17, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 77% कुल फेल है। तो कुल पास कितने होंगे, कुल पास परसेंट कितने होंगे, 100 में से 77% घटा दो, आप कहेंगे सर 23%। क्या कहेंगे, 23% कुल पास हो जाएंगे। यस, आपने यही करना है। ओके, बात क्लियर है। आपने देखना है कि दोनों सब्जेक्ट का क्या दिया हुआ है, उसने दोनों सब्जेक्ट का फेल दिया हुआ है तो वह नारेक फेल का बनेगा। और फिर हमें एक गोला अंग्रेजी का, एक गणित का मिल गया, तो अंग्रेजी में भी फेल का परसेंट चाहिए और गणित में भी फेल का। मेरी किस्मत अच्छी है कि उसने 52% अंग्रेजी में फेल कह दिया, 42% गणित में, तो पूरा गोला 52, ये पूरा गोला 42 और दोनों सब्जेक्ट 17 सेंटर में रख दिया। फिर मैंने केवल अंग्रेजी कहा तो पूरे गोले में से 17 घटा दिया, 35 आ गया। फिर मैंने केवल गणित कहा तो इस पूरे गोले 42 में से 17 घटा दिया, 25 आ गया। फिर मैंने कहा टोटल फेल कितना है, तो मैंने सभी को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, 77। पास कितना होगा, 100 में 77 घटा दो 23, बस यही चीज है, हो गया सवाल।
अगला सवाल आप खुद करोगे। आपने सबसे पहले बच्चे डिसाइड करना है कि वेन आरेख किसका बनेगा, बस इतना आपने डिसाइड करना है। चलिए बताएंगे। करिए, जल्दी से कोशिश करिए। एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, जीए जनरल एप्टीट्यूड और गणितीय अभी क्षमता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी क्रम से 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी कि असफल यानी कि फेल रहे। यदि दोनों में सफल वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? अब हमें सबसे पहले क्या फोकस करना है कि वेन आरेख किसका बनेगा, फेल का या पास का, ये फोकस करना है कि वेन आरेख किसका बनेगा, फेल का या पास का, किसका बनेगा? जल्दी से बता दो। आप कहेंगे सर वो पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला है? उसने कहा कि 16% दोनों में फेल हुए हैं, 16% दोनों में फेल हुए। तो दोनों में क्या बोला उसने? उसने दोनों में फेल बोला। तो वेन आरेख किसका बनेगा? वेन आरेख फेल का बनेगा। और सवाल 70% खत्म हो गया यहीं पर कि जैसे ही आपने ये पता लगाया ना कि वेन आरेख किसका बनेगा, तो बच्चा सवाल खत्म है वहीं पर। फिर आपको देखना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं भाई। एक तो जीए जनरल एप्टीट्यूड और एक आपका क्यूटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब सवाल कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका फेल का वेन आरेख बनेगा। तो हमें जनरल एप्टीट्यूड में भी फेल का परसेंट चाहिए, कितने लोग फेल हुए हैं, और क्यूटी क्यूटी में भी हमें फेल का परसेंट चाहिए कि क्यूटी में कितने फेल हुए हैं। तो हमें दिया गया कि सामान्य जागरूकता और क्यूटी की परीक्षा हुई। जनरल एप्टीट्यूड और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे। देखो यहां भी हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें फेल का ही परसेंट दिया गया है, हमें फेल का। किस्मत अच्छी की बात नहीं है, पास का परसेंट दिया होता तो 100 में से घटा घटा कर फेल का परसेंट निकाल लेते, वहां कोई इतना बड़ा काम नहीं है वो। अगर ये पास का परसेंट देते तो हमें तो फेल का परसेंट चाहिए था, तो हम 100 में से घटाकर फेल का परसेंट ले लेते। हमें 100 में से घटाना नहीं पड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं किस्मत अच्छी है। उसने कहा जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी फेल हो गए। फेल हो गए है भाई। तो भैया जीए में कितने फेल हुए? 54%। तो ये गोला 54% का हो जाएगा। और क्यूटी में कितने फेल हुए? 45%। ये गोला 45% का हो जाएगा। और दोनों सब्जेक्ट में 16% फेल हुए, तो बीच में 16% को बैठा दो और आपका वही काम जो मैंने आपको बताया, केवल जीए में। जल्दी से बताएंगे बच्चा, केवल जीए। तो केवल जीए की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आएगा? पूरा गोला 54 का है, उसमें से 16 घटा दो, 14 में से 6 गया 8, आप कहेंगे 38%। क्या कहेंगे? 38% केवल जीए में। अगर मैं कहूं बच्चे केवल क्यूटी, मैंने कहा केवल क्यूटी, केवल क्यूटी, तो आप पूरा गोला कितने का है? 45 का। उसमें से 16 माइनस कर दो, 15 में से 6 गए 9, 3 में से 1 गया 2, 29%। और कुल फेल कितना आ गया? कुल फेल आप तीनों को जोड़ दो भाई, 38, 16 और 29। तो 8 6 14, 14 और 9 23, हासिल का 2, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, 83%। तो कुल पास कितने हो जाएंगे?
कुल पास, तो 100 में से 83 घटा दो सर 17%। और हमको दिया गया है कि भैया सफल होने वालों की संख्या 136 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 17% की वैल्यू 136 है? भाई 17% की वैल्यू 136 दे रखी है, तो 1% कितना हो जाएगा? 17 से कितनी बार कटेगा? 17 अट्ठे 136, तो 100% कितना हो जाएगा? 8 गुणा 100, यानी कि 800। 800, ऑप्शन नंबर डी। टोटल पूछा था उसने, हमने 100% का मान निकाल दिया 800। देखो कितना आसान है। अगला सवाल करोगे खुद? करिए। तो ये सवाल बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब आप लोग? किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% दोनों में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले का परसेंट क्या होगा? वैनारेख से होगा। और वैनारेख से होगा तो हमें ये डिसाइड करना है कि वैनारेख बनेगा किसका। भैया वो देखने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट। उसने कहा दोनों सब्जेक्ट में तो फेल दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट में तो फेल दिया गया है, तो वेन आरेख भी किसका बनेगा प्यारे भैया? वेन आरेख भी फेल का ही बनेगा, दोनों सब्जेक्ट में फेल उसने दिया है। अब सवाल ने कहा दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? गणित और अंग्रेजी, यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अब हमें गणित में भी फेल परसेंट चाहिए और हमें अंग्रेजी में भी फेल परसेंट ही चाहिए। उसने कहा 34% गणित में फेल हुए, दिया हुआ है फेल, तो भैया ये गोला किसका हो जाएगा? पूरे गणित का 34%। फिर उसने कहा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो ये गोला पूरा कितने का हो जाएगा? 42%। और फिर उसने कहा कि 20% दोनों में फेल, तो 20% दोनों में फेल हो गए, 20 बीच में। अगर मैं आपसे कहूं केवल गणित, क्या कहूं बच्चे? केवल गणित, तो केवल गणित वाला पार्ट ये हो जाएगा केवल एम, तो ये क्या होगा? पूरा गोला 34 का है, उसमें से 20 घटा दो 14%। अगर मैं कहूं केवल अंग्रेजी, आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट केवल अंग्रेजी, तो उसके लिए हमने देखा कि पूरा गोला 42 का है, उसमें से 20 घटा दो, आप कहेंगे सर ये आ गया 2 और 2 22%। अगर मैं कहूं कुल फेल कितना है? कुल फेल आप तीनों को जोड़ दो, 14 20 22, 20% दोनों और 22 ये, तो कितना जाएगा? 4 और 2 6, 2 2 4 और 1 5, 56%। भैया 56% जो है वो आपका फेल है टोटल। तो अगर मैं कहूं कुल पास कितना होगा? कुल पास परसेंट, तो 100 में से घटा दो, 100 माइनस 56, कितना आएगा बच्चा? 44%। ऑप्शन नंबर सी। कर लिया, कोई इशू नहीं है, आराम से हो गया है ना। अगला सवाल, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और जल्दी से आप मुझे बता दो, फिर टाइप चेंज करते हैं। एक टाइप में ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए रखता हूं ताकि आप क्लास में ही बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एक टाइप के मैं एक या दो क्वेश्चन भी रख सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं, हमारे पास टाइम बहुत है भाई मैथ्स को आराम से करने के लिए। अगर मेरे पास 30 दिन 35 दिन 1 महीना 1.5 महीना होता मैथ्स करने के लिए, तो फिर मैं एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन उठाता। अब यहाँ हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो हम क्लास में ही मैक्सिमम एक टाइप के क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या जाता है भाई? आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी बाहर से प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी यहीं पे प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं सब कुछ। टाइप में एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन ले लिए मैंने, आपके दिमाग में सेट हो गया, अब दे दो कैसा भी कर लेंगे। तो सवाल ने कहा एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, सफल यानी कि पास हुए, 42% गणित में असफल हुए। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है। यदि 32% दोनों में असफल हुए तो कितने परसेंट दोनों में सफल हुए होंगे? वेनारेक से होगा। और ये भी हमें देखना है कि वेन आरेख किसका बनेगा, फेल का
या पास का? सर इस सवाल का तो सिंपल सा जवाब है, दोनों सब्जेक्ट का देख लो, जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा वह नारेख उसी का बन जाएगा। अब सवाल ने दिया गया है 32% दोनों में असफल हुए, तो भैया वेन आरेख तो फेल का बनेगा। इसका बनेगा फेल का। यहां पर एक गोला ये, एक गोला ये, तो वेन आरेख किसका बन गया? वेन आरेख बनेगा फेल का। अब दो सब्जेक्ट है, एक विज्ञान यानी कि साइंस और दूसरा मैथ्स गणित, ये हो गया। सवाल में हमने देख लिया कि हमें फेल का वैनारेख बनाना है, तो हमें विज्ञान में भी फेल परसेंट देखना है और हमें गणित में भी फेल परसेंट देखना है। ओके, तो सवाल ने कहा 54% विज्ञान में सफल हुए। बच्चे क्या ये 54% लिखूं यहां पर मैं? आप कहेंगे नहीं सर क्या कर रहे हो, 54% तो उसने बोला है पास हुए हैं, हमें फेल परसेंट चाहिए। यस, यही चीज तो ध्यान रखनी है आपने। हमें यहां 54, हमें रटना नहीं है चीजों को, हमें सीखना है। सवाल ने बोला कि 54% विज्ञान में सफल यानी के पास हुए हैं और हमें बनाना है फेल का वैनारेख। बच्चे अगर 54% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? आप क्या करोगे, 100 में से 54 घटा दोगे, आप कहेंगे सर 46% बच्चे फेल हुए होंगे। तो यहां हम फेल का परसेंट लिखेंगे 46। और दूसरा गणित, उसने कहा 42% गणित में असफल हुए। गणित में तो फेल का ही दिया है, गणित को 100 में से घटाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा 42% गणित में असफल, फेल हुए हैं, तो यहां सीधा सीधा 42% ही लिखेंगे। और दोनों सब्जेक्ट में बोला है 32%, तो 32% सेंटर में रख लो। अगर मैं कहूं केवल साइंस, केवल साइंस, तो भैया आप पूरा गोला 46 का है, उसमें से 32 घटा दो, आप कहेंगे सर 14% केवल साइंस। केवल गणित, केवल गणित, आप कहेंगे सर पूरा गोला 42 का है, उसमें से 32 घटा दो, 10% आ गया। तो कुल फेल कितना हो गया? कुल फेल प्रतिशत तीनों को जोड़ दो, 14, 32, 10, तो 14, 32 और 10, तो 4 2 6, 3 और 2 5, 56%। भाई 56% तो कुल फेल हो गए और हमें बताना है कुल पास, कुल पास। तो बच्चा क्या करेंगे, 100 में से 56 घटा देंगे, आप कहेंगे सर 44% जो है ये कुल पास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप होता है खत्म। और एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, थोड़ा सा अलग सवाल है। ओके भैया, क्योंकि नया टाइप जाएंगे तो फिर टाइप उतना कवर भी नहीं हो पाएगा 4-5 मिनट में, तो उसे कल ही हम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आज 2 टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए हम कल इसको खत्म करेंगे। अगले 2-3 टाइप्स को, अच्छे अच्छे टाइप चल रहे हैं अब, है ना, और आपको मजा आ रहा होगा बहुत सारा, मुझे पता है। ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहो, कल के सेशन में मिलते हैं। वर्कशीट कर लिया करो जो आपको एप्लीकेशन में मिलती है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।